नमस्कार। आइए देखें कि हम शब्दों को अर्थ कैसे देते हैं और शब्दों की हमारे लिए क्या उपयोगिता है। परीक्षा की दृष्टि से हमें शब्दों को जानना क्यों आवश्यक है। मैं शब्दों के बारे में कुछ और बताऊंगा भी आपको, पर पहले समझते हैं कि हम शब्दों को अर्थ कैसे देते हैं। अब समझिए बात को। हम शब्दों का अर्थ लेते नहीं हैं, उनको दे देते हैं, जबकि वो पृथक अस्तित्व है। चलिए आइए समझते हैं कैसे हम देते हैं। मान लेते हैं कि ये 6 शब्द किसी वाक्य में हैं। आपको शब्द 1 2 3 पता है और 5 6 भी पता है। ओ वाह, मजा आ गया। अब तो 1 2 3 और 5 6 के आधार पर ये जो शब्द 4 है, इसको आप अर्थ दे देंगे। आपने अर्थ दे दिया। ठीक। अब क्या हुआ कि 4 को आपने कोई अर्थ दे दिया और यह अर्थ आपके दिमाग में बैठ गया। आप कंफर्म हो गए, आपको पता हो गया कि 4 का मतलब यह होता है। आपके दिमाग ने रजिस्टर कर लिया। कोई बात नहीं। अब अगला वाक्य आया आपके पास। अगले वाक्य में शब्द आया 1 2, जिसका अर्थ आप पहले से जानते थे। फिर 6 और 3, 6 और 3 का भी अर्थ आप पहले से जानते थे। लेकिन एक नया शब्द आ गया जो है 7 नंबर। बेहतर, इस 7 का अर्थ आप कुछ लगा लेंगे, इसको कुछ अर्थ देंगे। कैसे देंगे? 1 2 4 6 और 3 के आधार पर। यही हुआ ना मित्रों। यानी अब 7 को अर्थ देने में 4 की भूमिका भी हो गई। और ये 4 कौन सा था? जिसको आपने अर्थ दिया था, जिसका अर्थ आपने जाना नहीं था, लिया नहीं था, बल्कि आपने अर्थ दिया था। कैसे दिया था? 1 2 3 5 और 6 के आधार पर दिया था। यह सही था या नहीं था? नहीं मालूम, बल्कि मालूम है यह तो सही नहीं ही था। आपने इसका आकलन कर लिया था, अनुमान लगा लिया था, शब्द का अर्थ लिया नहीं था, दे दिया था। अब देखिए आगे का खेल। एक और वाक्य आया जिसमें मित्रों शब्द हैं 1 2 4 7 और 3। अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि 1 और 2 तो आपको पता था। 4 कौन सा वाला है? जिसको आपने अर्थ दिया था। 7 कौन सा वाला है? जिसको आपने अर्थ दिया था। 3 आपको पता है, 3 तो आप जानते हैं। नया शब्द आ गया 8। अब ये जो 8 नंबर का शब्द आया, इसको भी आपने अर्थ दे दिया। इस आधार पर दे दिया, 1 2 4 7 और 3 के आधार पर दे दिया। ये 4 7 कौन है? ये 4 और 7 नंबर के शब्द तो वो हैं जिनको आपने अर्थ दिया था, जिसका अर्थ आपको पता नहीं था, जिसका अर्थ आपने जानने की कोशिश कभी की ही नहीं, और आपने जो चाहा अर्थ दे दिया। जो चाहा, मैं कैसे कह रहा हूं मित्रों? क्योंकि यहां से आप चाह रहे हैं, यहां से आप डिड्यूस कर रहे हैं, यहां से आप अर्थ निकाल रहे हैं। ये श्रृंखला कहां तक जाएगी? अब आपको कोई एक वाक्य मिलेगा जिसमें 4 7 और 8 होंगे, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे, और इत्यादि, तथा, यह, जो होंगे 1 2 और 3। और आप जो डिनोटिंग वर्ड्स हैं जिससे अर्थ निकलता है, उनको तो खुद अर्थ दे रहे हैं, अर्थ ले ही नहीं रहे हैं। अब आप समझ गए। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों, अर्थ देना बंद कीजिए, अर्थ लेना शुरू कीजिए। इसीलिए आइए समझते हैं कि कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ नीति शास्त्र की दृष्टि से क्या है। हमें परिभाषाओं को समझना होगा। तो आइए देखते हैं कुछ परिभाषाओं के अर्थ। तो पहला शब्द आइए देखते हैं, हमारे सामने है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभिरुचि। अभिरुचि क्या है, इसको आइए समझते हैं। अभिरुचि
के विभिन्न हिंदी शब्द हैं आपके सामने। सहज योग्यता, पढ़ा नहीं सीखा नहीं, सहज योग्यता, योग्यता, कौशल, रुझान, झुकाव, हुनर, तत्परता, लियाकत, उपयुक्तता, अभिक्षमता और सहज रुझान। आपके अंदर यह नैसर्गिक होता है। स्वाभाविक रूप से आप कुछ करने में बेहतर होते हैं और कुछ करने में उतने अच्छे नहीं होते। जितने अच्छे आप होते हैं उससे आपकी सफलता तय हो जाती है। यानी योर एप्टीट्यूड विल टेस्ट योर एटीट्यूड। अभिवृत्ति, इसकी भी बात हम अभी करते हैं, लेकिन अभिरुचि आपकी अभिवृत्ति को, योर एप्टीट्यूड विल टेस्ट योर एटीट्यूड टू डिटरमिन, क्या इससे स्थापित होगा, तय होगा सक्सेस, आप कितना सफल होने जा रहे हैं। तो ये थे विभिन्न शब्द। ये एप्टीट्यूड है क्या? ये है विशेषताओं का समुच्चय, विशेषताओं का समूह। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मजेदार बात बताता हूं। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को संगीत का शौक था। जब वो छोटा सा था, 6-7 साल का, तो मैंने देखा कि अरे दिन भर गाता रहता है, कुछ भी बजाता रहता है। तो मुझे लगा कि इसकी अभिरुचि, अभिक्षमता संगीत के प्रति है। तो हमने एक संगीत के टीचर को उसके लिए लगा दिया। अब वो टोन बैंक, कैसियो सीखने लगा और अच्छा बजाने लगा। छोटे वाला बेटा जो उससे 3 बरस छोटा है, वो भी खड़े होकर ऐसे देखता रहता था कि भैया सीख रहा है, भैया सीख रहा है। हमने पूछा, बेटा तुम सीखोगे? हाँ, मैं भी सीखूंगा। वो भी सीखने लगा। दोनों का प्रशिक्षण चलता रहा। कुछ महीने बाद जब हम लोगों ने देखा कि कौन कैसा बजा पा रहा है, तो देखा कि बड़ा वाला तो बहुत अच्छा बजा रहा है, छोटे वाला नहीं बजा पा रहा है। जबकि छोटे वाला अभी बड़े वाले के मुकाबले और कच्ची मिट्टी था। कच्ची मिट्टी आप समझते हैं ना, जिसको कुम्हार आसानी से गढ़ सकता है। वो तो और कच्ची मिट्टी था, उसको और आसानी से गढ़ा जा सकता था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बजा रहा है। कोई बात नहीं। गर्मी की छुट्टियां आई। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे तरह तरह की विधाओं में पारंगत हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे बच्चे भी थे। हमने कहा कि भाई हाँ, क्या सीखोगे? तो वो बोले हम स्विमिंग सीखेंगे, तैरना सीखेंगे, तैराकी। बहुत अच्छा। दोनों को, एक 7 साल का और एक 4 साल का, दोनों को तैराकी सीखने के लिए एडमिशन दिला दिया गया। दोनों के एक ही प्रशिक्षण के तरीके, दोनों के लिए एक ही प्रशिक्षक, एक ही समय पर जाते हैं, एक ही परिवार में पल बढ़ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? छोटे वाला तो पूल देखते ही खुश हो जाता था और कूद जाता था और तैरना शुरू। और बड़े वाला, आज नहीं करूंगा, अभी सीखूंगा, आज मुझे जुकाम हो रहा है। यानी उसके पास कुछ न कुछ बात ऐसी होती थी जो उसे पानी में जाने से रोकती। ये क्या हो रहा है? 2 बच्चे, एक ही परिवेश, एक ही वातावरण, एक ही शिक्षा, एक ही जैसी सुविधाएं, लेकिन फिर भी कोई एक तैरने में रुचि ले रहा है और कोई एक संगीत में रुचि ले रहा है। यही है मित्रों अभिरुचि, यानी आपकी आंतरिक क्षमता, विशेषताओं का समुच्चय। यह उचित वातावरण या प्रशिक्षण द्वारा अर्जित भी हो सकती है। किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान या कौशल है ये अभिरुचि या अभिक्षमता। इसकी परिभाषा मनोविज्ञान परिभाषा कोश
में क्या दी गई है। हम प्रशासनिक अधिकारी होने जा रहे हैं, आप जिलाधिकारी होने जा रहे हैं, हमें क्या सही मानना है यह समझ ही लेना होगा। हमारे लिए मित्रों वह सही है जो संविधान कहता है, जो संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं कहती हैं, भारत सरकार कहती है। जो संविधान के अंतर्गत स्थापित है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। माननीय उच्चतम न्यायालय भी अगर किसी शब्द पर विवाद होता है, कुछ अधिवक्ता आपस में सहमत नहीं हो पाते हैं, तो फिर अंतिम सत्य किसे मानता है? अंतिम सत्य मानता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा दी गई परिभाषा को। एनसीईआरटी, सीबीएसई, माननीय उच्चतम न्यायालय आदि सभी न्यायालय इसी परिभाषा को अंतिम मानते हैं और जोर देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इन्हीं शब्दों को इसी अर्थ में प्रयोग किया जाए। मैं आपके लिए तमाम ऐसे परिभाषिक शब्द ढूंढ के ला रहा हूं अलग अलग कोशों से। यह है मनोवैज्ञानिक परिभाषा कोश से। क्या बताता है अभिरुचि के बारे में? अनुकूल परिस्थितियों में विधिवत या अविधिवत प्रशिक्षण से लाभ उठा सकने, नया ज्ञान या कौशल अर्जन करने की योग्यता या सामर्थ्य। आपकी कोई सामर्थ्य है, कोई योग्यता है। कैसी योग्यता है? किसी ज्ञान को अर्जित कर लेने की। कौन सी योग्यता है बड़े बेटे के पास? संगीत सीख लेने की। छोटे बेटे के पास तैराकी सीख लेने की। हुआ क्या? हुआ ये कि अनुकूल परिस्थितियां मिली। इसमें विधिवत हो सकता है, अविधिवत हो सकता है, दोनों को समान परिस्थितियां मिली। विधिवत ज्ञान देने की कोशिश की गई और उससे लाभ किसने उठाया? बड़े वाले ने संगीत के क्षेत्र में लाभ उठाया और छोटे वाले ने तैराकी के क्षेत्र में लाभ उठाया। यही है मित्रों अभिरुचि। एक बार फिर आपके लिए परिभाषा पढ़ दे रहा हूं। अनुकूल परिस्थितियों में पढ़ना भी सीखना होगा, कहां रुकना है, पॉज देना है। अनुकूल परिस्थितियों में पता चल गया एक बात, विधिवत या अविधिवत, सिस्टमैटिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, अनसिस्टमैटिक हो, प्रशिक्षण से लाभ उठा सकने। अनुकूल परिस्थितियां हैं, विधिवत है या अविधिवत है, प्रशिक्षण से लाभ उठा सकने की जो योग्यता या सामर्थ्य है, नया ज्ञान या कौशल अर्जित कर देने की योग्यता या सामर्थ्य है। यही है मित्रों अभिरुचि या अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। एक और शब्द है जिसको हम कह रहे हैं अभिवृत्ति। अभिरुचि, अभिवृत्ति। आइए देखें कि अभिवृत्ति क्या है। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डिटरमिन्स लाइफ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं। पहले आइए समझते हैं कि इसके विभिन्न शब्द क्या हैं। अभिवृत्ति का हिंदी में अर्थ होता है नजरिया, प्रवृत्ति, भाव, मनोभाव, ऐंठ, ढंग, रुख, मनोदृष्टि। एक एटीट्यूड होता है जो आप लोग अक्सर समझते हैं, बात करते हैं, अरे बड़ा एटीट्यूड है। क्या मतलब होता है? ऐंठ, अपनी तिड़ी में रहता है, किसी को कुछ समझता नहीं है। एटीट्यूड क्या है? ऐंठ। भाव, प्रवृत्ति, यानी बात क्या है इसको भी अभी समझते हैं। बात क्या है? व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति आदि के संबंध में आपका भाव। आपके मन में क्या है, आपका भाव कैसा है, किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। ये ठीक नहीं है, ये आदमी बहुत अच्छा है,
हाउ, किसी वस्तु के लिए महंगी चीज खरीद के करेंगे क्या? अपना काम तो इसमें चल जाता है। नहीं नहीं, हमें तो बहुत लेटेस्ट चीज चाहिए, मॉडर्न, ब्रांडेड। घटना बहुत बुरा, उसके साथ वैसा होना ही चाहिए था। अभिवृत्ति, विषय बहुत कठिन है, बहुत आसान है। अभिवृत्ति, कार्य मैं तो ना करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। अभिवृत्ति, समूह ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं। अभिवृत्ति, विचार, ऐसा कैसे सोच लिया? विचार तुम्हारा बहुत अच्छा है। अभिवृत्ति माने मेरा भाव क्या है? विचारधारा, पूंजीवाद की विचारधारा दूषित है, समाजवाद की विचारधारा से प्रगति संभव नहीं है। भाव, स्थिति बहुत खराब, बहुत खराब। देश गर्त में जा रहा है, देश उन्नति कर रहा है। स्थिति के बारे में आपका भाव। परिस्थिति, मैं तो भाई फंस गया, अरे मैं निकल जाऊंगा। भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति आदि और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि बारे में जो भाव है आपका या किसी का भी, वही है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। खास ढंग से हम कर क्या रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। और समझ क्या रहे हैं? समझ ये रहे हैं कि ये बड़ा विद्वत्तापूर्ण है। एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद पता लगाते हैं कि भाई ये कैसा है, कैसा नहीं है। मैंने तो बहुत सोचा। सदगुरु कहते हैं कि एनालिसिस इज नथिंग बट रिसाइकलिंग ऑफ योर एग्जिस्टिंग थॉट्स। आपने नया तो कुछ आने ही नहीं दिया। आपके पास जो पहले से था, जब आपने उसी को फिर से प्रोसेस कर दिया, पुराना खाना था, रोटी थी, उसी को फिर से सेक दिया, पराठा बना दिया, कहते हैं तो मैंने एनालिसिस कर दी। तो फिर खास ढंग से मूल्यांकन करने की विद्वत्तापूर्ण प्रवृत्ति को ही हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड, अभिवृत्ति को मनोदशा, मानसिकता, दृष्टिकोण आदि भी कहा जाता है। अंग्रेजी में एटीट्यूड है, हम जानते हैं, ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। अब ये गिलास वाला कोई नया बात तो मैं आपको बताने जा नहीं रहा हूं। कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। आप कहेंगे, लोग कहते हैं कि जो कहेगा आधा भरा है वो सकारात्मक है, जो कह रहा है खाली है वो नकारात्मक है। चलिए मान लिया। फिर एक दृष्टि ये भी है, अभिवृत्ति ये भी है कि मैं कहूं कि नहीं भाई आधा भरा है और आधा खाली है। चलिए ये भी मैंने मान लिया। एक बात और भी होती है कि आधा किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है और आधा में हवा भरी हुई है, ये भी है, ठीक है। एक ये है कि भाई किसने आधा छोड़ दिया, पूरा भर के लाओ। दूसरा, आधा भरा है, अच्छा है, छलक नहीं जाएगा, हमें उतना ही पानी चाहिए या तरल पदार्थ चाहिए जितना इसमें था, हम तो उतना ही लेते हैं जितनी की हमें आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि ये जल है, तो एक अभिवृत्ति ये भी है कि नहीं साहब मैं तो उतना ही लेता हूं जितनी की मुझे आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसी भरे हुए गिलास को, इसी गिलास को जिसमें कोई तरल पदार्थ या जल है, हम कैसे कैसे ले रहे हैं। जिलाधिकारी क्या कह सकते? कैसे खाली है भाई, क्यों छोड़ दिया खाली, किसने छोड़ दिया खाली, हो सकता है। और अभिवृत्ति क्या हो सकती है? अभिवृत्ति हो सकती है, वाह बहुत सारे लोगों ने इसको आधा भर दिया है, बाकी आधा मैं भरूं। यह भी अभिवृत्ति हो सकती है। यानी मेरे सोचने का ढंग या नजरिया, पसंद नापसंद से संबंधित पक्ष, व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करता है। आधा भरा हुआ है, वाह क्या बात है, आधा मैं भरूंगा। दूसरा, आधा भरा हुआ फेंको, उसको उठा के भरा हुआ लाओ,
क्या हो रहा है? एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अनुकूल होने पर सकारात्मक और प्रतिकूल होने पर नकारात्मक। आइए फिर से मनोवैज्ञानिक परिभाषा कोश पे जाते हैं। सापेक्षिक रूप से, अब ये रिलेटिव है, सापेक्षिक है। सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, यानी ये विश्वास स्थायी तो है लेकिन सापेक्षिक है। कोई नई सूचना आ जाएगी तो हो सकता है बदल जाएं। सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, भावों एवं विश्वास प्रवृत्तियों का ऐसा संगठन। कुछ बातें हो रही हैं। क्या? एक स्थायी विश्वास, दूसरा भाव, तीसरा विश्वास प्रवृत्ति, या इन सब का कोई संगठन। ठीक है? कैसा? सापेक्षिक रूप से स्थायी है। किस किस के बारे में? विश्वास, भाव या विश्वास प्रवृत्तियां जो सामाजिक रूप से सार्थक वस्तुओं, समूहों, घटनाओं एवं संकेतों के प्रति होता है। मैंने जो आपको बताया उसमें और बहुत सारी बातें जोड़ दी थी, कोई बात नहीं, समझने की दृष्टि से था। परिभाषा मनोविज्ञान परिभाषा कोश की क्या कह रही है? समूहों, घटनाओं एवं संकेतों के प्रति होता है, अभिवृत्ति कहलाता है। फिर से किसके प्रति हो रहा है? समूहों, घटनाओं, संकेतों। मैंने आपको और बहुत सारी बातें बता दी, वस्तु, समूह, व्यक्ति, विचार, घटना, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति, बहुत सारी बातें बता दी। इनके प्रति क्या हो रहा है? स्थायी विश्वास, भाव या विश्वास प्रवृत्तियों का कोई समूह। मैं इसको कैसे देखता हूं? यह है मनोविज्ञान परिभाषा कोश। कहां से आया? फिर से वही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। फिर से आइए एक बार पढ़ लेते हैं। सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, भावों एवं विश्वास प्रवृत्तियों का ऐसा संगठन जो सामाजिक रूप से सार्थक वस्तुओं, समूहों, घटनाओं एवं संकेतों के प्रति होता है, अभिवृत्ति कहलाता है। यह हुई मनोविज्ञान परिभाषा कोश से ली गई परिभाषा। अब एक और परिभाषा भी मनोविज्ञान परिभाषा कोश में दी हुई है। वह क्या? अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या बिंदुओं के बारे में विधेयात्मक या निषेधात्मक सामान्य भाव है। किसके बारे में? किसी व्यक्ति, वस्तु या बिंदु। आप बहुवचन में भी देख सकते हैं, व्यक्तियों, वस्तुओं, बिंदुओं। आप एक वचन में भी देख सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, बिंदु के बारे में कोई विधेयात्मक या निषेधात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है? भाव। यही है आपका अभिवृत्ति। डन। ये एक और परिभाषा है हमारे सामने। अब एग्लिन चाइकन की भी एक परिभाषा है हमारे सामने। अभिवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, जो किसी खास हस्ती का कुछ अंशों तक सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन करने में अभिव्यक्त होती है। इसका एटीट्यूड कैसा है? किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है? जैसा एप्टीट्यूड हो, जैसा एटीट्यूड हो, उसी तरह का काम दीजिए। जिसकी अभिरुचि म्यूजिक में है उसको म्यूजिक दे दीजिए, जिसकी अभिरुचि तैरने में है उसको तैरने दीजिए, वैसा ही काम दीजिए, वैसा ही प्रशिक्षण दीजिए। तब उस व्यक्ति की योग्यता का सही प्रयोग हो पाएगा। किसी विषय पर विचार करने या अनुभव करने के नियत तरीके को पहले से तय है, मैंने सोचा हुआ, मैं ऐसे ही सोचता हूं, अभिवृत्ति कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लाया मैं आपके लिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कह रही है? किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में अनुभव या मत या उसके द्वारा प्रेरित व्यवहार करने के तरीके को अभिवृत्ति कहते हैं। बात घुमा फिरा कर वही आ रही है, चाहे हम जहां से देखें। आइए
फिशबीन और अजनैन क्या कहते हैं? अभिवृत्ति किसी दी हुई वस्तु के संदर्भ में निरंतर अनुकूल या प्रतिकूल भाव से प्रति उत्तर की विज्ञ पूर्व वृत्ति है। आराम से समझते हैं क्या क्या है। एक तो पूर्व वृत्ति है, पहले से तय है, गंदा होगा बिगड़ेगा, साफ सुथरा होगा खुश हो जाएगा, डन। पूर्व वृत्ति है। काहे के लिए? प्रत्युत्तर की। गंदा होगा नाराज होगा, खाना ठंडा होगा छोड़कर चला जाएगा, अच्छा होगा प्रेम से खाएगा। सबको मालूम है ऐसा कौन मनुष्य करेगा, कब करेगा। तो पूर्व वृत्ति है। भाव प्रति किसकी? पूर्व वृत्ति प्रत्युत्तर की। कौन सी? विज्ञ, मालूम है, प्रत्युत्तर की विज्ञ पूर्व वृत्ति। काहे के बारे में? अनुकूल या प्रतिकूल भाव के बारे में, किसी दी हुई वस्तु के संदर्भ में, जो कैसी होगी? निरंतर ऐसी ही होगी। अब ये वस्तु को आप और विस्तार से देख सकते हैं, जो हमने आपसे पहले भी बात की है, लेकिन ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये है कुछ भाव, कुछ वृत्ति, जो मैं ऐसा ही करूंगा, सापेक्षिक रूप से स्थायी है। यह भी बात हम समझ चुके हैं। योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड। अब देखिए और मजेदार बात किसने कही? जिगलर ने कही। क्या कह रहे हैं? योर एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति, नॉट योर एप्टीट्यूड, अभिरुचि नहीं, ये तय करेगी कि आप कितना ऊंचा जाएंगे। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई या प्रतिष्ठा, एटीट्यूड अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अभिरुचि। अभिरुचि जो सहज क्षमता है, एटीट्यूड जो आपने हासिल कर लिया है, जो मालूम होता है कि आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे, आप इसकी मदद से इसको हासिल कर सकते हैं। अभिरुचि की मदद से अभिवृत्ति को हासिल कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम कर सकते हैं। यह कुछ कुछ जुड़ा हुआ भावनात्मक, संवेगात्मक बुद्धि से भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस से भी है, इसकी भी बात अभी करते हैं। और यह तय करेगा कि आप कितना ऊपर जाएंगे। जिगलर। दो कोट और हैं जो मैंने अभी छोड़ दिए थे, आइए उनको और देखते हैं कि वो दो कोट्स कौन कौन से हैं। एक तो ये था, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्फ। दूसरे को समझने की जरूरत नहीं है। जो भी दूसरे के बारे में आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, आप उत्तेजित हो जा रहे हैं, क्रोधित हो जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ये क्या बता रहा है? आपकी अभिवृत्ति, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। अब आप अपने को सुधार लीजिए। किस बात पर आपको गुस्सा आता है, किस बात को आप पसंद करते हैं, किस बात पर आप नाराज हो जाते हैं, खुद को समझिए और अपने एटीट्यूड को बदल दीजिए। एक तो ये कोट हुआ, और एक कोट ये आपके सामने आया, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डिटरमिन्स लाइफ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। यानी आप जीवन को कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप जीवन को कैसे देखते हैं, जीवन भी आपको वैसे ही देखता है। यानी आप जैसा दूसरे को समझते हैं वही प्रतिबिंबित होता है आपके व्यवहारिक जीवन में। यह जीवन तो एक दर्पण की भांति है, जैसे आप दूसरों को देखते हैं दूसरे भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। यानी हमें क्या शिक्षा मिल रही है? आइए लगातार अपने एटीट्यूड पर भी काम करें। तो मित्रों, ये हमने समझा व्हाट इज एटीट्यूड। आइए देखें ये अंतरात्मा क्या है, कॉन्शियस, अंतरात्मा। तो पहले कुछ उन शब्दों की चर्चा करते हैं जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःसार,
अंतर्घट, अंतर्मन, अंतस, अंतर, अंतरात्मा, जमीर, जियरा, जिया और हृदय, ये सब कॉन्शियस यानी अंतरात्मा के लिए इस्तेमाल होते हैं। यही है अंतरात्मा, और ये सारे शब्द अंतरात्मा के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो फिर परिभाषा क्या है? दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश के अनुसार शुभ अशुभ जोड़ा हो गया, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, का भेद कराने वाली सहज आंतरिक शक्ति। सहज है, अंदर से हो रही है, ताकत है। ये ताकत हमें क्या बताती है कि शुभ और अशुभ क्या है और कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है। एकदम सिंपल डेफिनेशन। जहां आपसे अंतर्मन, अंतरात्मा, कॉन्शियस की बात की जाए, तुरंत ये परिभाषा सहज परिभाषा है, याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया, मेरी एक रील में बहुत मैंने स्पष्ट किया था कि ये सारी परिभाषाएं तो आपकी मसल मेमोरी में होनी चाहिए। माने आपने सुना और लिखना शुरू कर दिया, दिमाग से कुछ याद करने की, जोर लगाने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। तो फिर यह है अंतरात्मा, ईश्वर द्वारा अंतः स्थापित नैतिक मूल्य। मूल्य यानी आपका प्रेफरेंस, प्रधानता, प्राथमिकता, क्या आप करना चाहेंगे, कहां से आ रहा है। अंतः स्थापित नैतिक यानी शुभ अशुभ, गलत सही, उचित अनुचित का ज्ञान देने वाला किसने दिया? ईश्वर ने दिया। तो यह है कॉन्शियस अंतरात्मा। अंतरात्मा मनुष्य को उचित अनुचित का ज्ञान कराने वाली एक मानसिक शक्ति है। अंदर से आवाज आती है कि क्या करना उचित होगा और क्या करना उचित नहीं होगा। और अंदर वाली आवाज को आप अगर इग्नोर कर दें तो वो आपको कहीं ना कहीं कचोटती रहती है। मुझे याद है कि जब मैं विद्यार्थी था तो मैं कुछ दवाई खरीदने गया। यहीं प्रयागराज में कमला फार्मेसी होती थी, वहां मैं गया। मैंने 20 रुपए दिए और दवा खरीदी। वहां जो महिला बैठी हुई थी उन्होंने मुझे रुपया वापस किया, यह मानते हुए मानो मैंने 50 रुपए, 30 रुपए का नकद फायदा, 200 रुपया महीना खर्चा आता था, 15% एडिशनल मिल गया। विद्यार्थी को लेके चला आया हॉस्टल। ज्यादा देर रोक नहीं, अंतरात्मा कचोट रही, मान नहीं रही थी। वापस साइकिल उठाई, गया और उन महिला को क्षमा याचना से दिया कि मैम आपने मुझे 30 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो ये आपको मैं लौटा रहा हूं। सही और गलत का ये भेद आखिर कहां से आ रहा है? अंदर वाला बता रहा है। बाहर वाले को भी पता है, लेकिन अंदर वाला फिर उसको करने नहीं दे रहा है। यानी यह मनुष्य के नैतिक मार्गदर्शन का एक आंतरिक स्रोत है और विशेष स्थिति में मार्गदर्शन करता है कि कौन सा नियम नैतिक है और कौन सा अनैतिक है। अंतरात्मा का ज्ञान वास्तविक होता है, इसके अनुभव इंद्रियातीत होते हैं, माने हम उनको 5 सेंसेस से पकड़ नहीं सकते। एक सिक्स्थ सेंस है जो 5 इंद्रियों के परे है, और यह व्यावहारिक जीवन में हमारी मदद करता है। हम व्यावहारिक जीवन में अंतरात्मा के महत्व को यदि नकार देते हैं तो हम हमेशा कष्ट में रहते हैं। हम व्यावहारिक जीवन में अंतरात्मा के महत्व को नकार देते हैं, लेकिन वास्तविक एवं यथार्थ ज्ञान अंतरात्मा का ही होता है। मित्रों, रविंद्रनाथ जी मरते दम तक ये कहते रहे कि मैं वह गीत गा नहीं पाया जो गाना चाहता था। यानी उनके अंतर्मन में कोई गीत था। तो उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आपने 6000 से अधिक गीत लिखे हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि वो गीत आया नहीं। तो रविंद्रनाथ जी ने यही कहा कि ये 6000 गीत उस गीत की भूमिका मात्र थे, उस गीत के निकलने से पहले निकले गीत हैं। अभी भी मेरे मन में वह गीत कोई है जो मैं गाना चाहता हूं। और मित्रों, यह अंतरात्मा
हमें न्यायाधीश के समान दंड देने से पूर्व मित्र के समान चेतावनी देती, मित्र की तरह आपके साथ खड़ी रहती है, बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, और न्यायाधीश के समान आपको दंड भी दे सकती है। मैं रुपया लेकर हॉस्टल चला गया, अब इस अंतरात्मा ने मुझे दंड देना शुरू किया। इसने मित्र की भांति मुझे उस समय भी बताया था जब मैं कमला फार्मेसी से ये 30 रुपया अतिरिक्त लेकर हॉस्टल की तरफ जा रहा था, और फिर न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि मैं इसको वापस करके आऊं। यह है अंतरात्मा। अगला वह शब्द जो निरंतर हमें भ्रमित करता रहता है, वह है धर्म। आखिर ये धर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड लर्नर से मैं अंग्रेजी की ही मीनिंग आपके लिए ढूंढ लाया। कैसे ऑक्सफोर्ड लर्नर में धर्म को डिफाइन किया गया है, यानी धर्म को भी इसी तरह से इसी वर्तनी यानी स्पेलिंग के साथ ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी में दिया गया है। धर्म एक इंडिपेंडेंट शब्द है, रिलीजन नहीं है, धर्म है। धर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी कहती है ट्रूथ और लॉ दैट अफेक्ट्स द होल यूनिवर्स। दूसरा कहती है कहां से आया है? संस्कृत से, जिसका मतलब क्या है? लिटरली डिक्री और कस्टम, कैसे हम करते आते हैं। तो धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं है, सिख और ईसाई नहीं है, जैन और बौद्ध नहीं है, परंतु धर्म है क्या? धार्यति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ईसाई भी जो धारण करता है वो धर्म है, मुसलमान जो धारण करता है वो उसका धर्म है, जो जैन धारण करता है वो उसका धर्म है, हिंदू जो धारण करता है वह उसका धर्म है। तो फिर हिंदू क्या है या मुसलमान क्या है? तो भारतीय संविधान संशोधन 42 स्पष्ट करता है, जब ये बताता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, तो वो धर्म निरपेक्ष नहीं कहता, पंथ निरपेक्ष कहता है। यानी धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति से हमने ये श्लोक लिया और जो बता रहा है कि एक धर्म क्या है जिसको धारण किया जाए। धारण क्या किया जाए? धृति, धैर्य, क्षमा, क्षमाशील होना, दम, नियंत्रण, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, अंतरंग और बाह्य शुचिता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, धी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या, ज्ञान की पिपासा, सत्य, मन वचन और कर्म से सत्य का पालन, और अक्रोध, क्रोध न करना। यही दशकम धर्म लक्षणम, यही 10 धर्म के लक्षण हैं। यह स्पष्ट हुआ। भारतीय संविधान संशोधन 42 ने भी स्पष्ट किया कि धर्म और पंथ अलग अलग हैं। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है, जिसका हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान रखें कि जब भी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर दें तो पंथ निरपेक्ष ही आप लिखेंगे, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखेंगे। जब जब आप धर्म निरपेक्ष लिखेंगे तो वो माना पंथ निरपेक्ष ही जाता है। लेकिन क्यों आप ऐसी गलती करें? आप तो पंथ निरपेक्ष लिखिए ना। 42वें संशोधन ने तो स्पष्ट कर दिया, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। जो अपने अनुकूल ना हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यह धर्म की कसौटी है। गोल्डन रूल क्या है? कि जो व्यवहार मुझे अपने लिए स्वीकार्य नहीं है वह मैं दूसरों के साथ नहीं करूंगा। एक और शब्द है हमारे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस।
भावनात्मक बुद्धि। आइए देखें बुद्धि क्या है, फिर भावनात्मक समझेंगे, फिर भावनात्मक बुद्धि भी समझ लेंगे। तो बुद्धि क्या है? चतुर, सयाना, विज्ञ, समझदार, होशियार। किसको कहते हैं बुद्धिमान? आइए देखते हैं। यह बुद्धिमान किसे कहा जाए? जब भी कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, उलझन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, डिलेमा होता है, तो आप किसी बुद्धिमान के पास जाते हैं। ये क्यों बुद्धिमान है? एक, इसके पास ज्ञान है, डेटाबेस है, जानता है कि किसका कारण परिणाम का संबंध है, कैसे होने से क्या होता है। इसके पास अनुभव भी है, एक्सपीरियंस, पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, और अब ये क्या कर पा रहा है? परिस्थिति को समझ पा रहा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। अब इसने सिचुएशन को समझा, अपने पास इसके डेटाबेस है, एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ अनुभव है। जो परिस्थिति के तथ्य हैं उनको ज्ञान और अनुभव के आधार पर समझा, एक दूसरे से जोड़ा और अप्लाई कर दिया। यही नॉलेज हो गई, यही बुद्धि हो गई, यही इंटेलिजेंस हो गई। यानी इंटेलिजेंस क्या है? जिसको हम चतुर, सयाना, विज्ञ, समझदार या होशियार कहते हैं, यह वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंधों को खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती। यही है बुद्धि या इंटेलिजेंस। इतनी बात हो गई। आइए आगे समझते हैं संवेगात्मक क्या है, इमोशनल क्या है। संवेग संबंधी या भाव संबंधी। आपके भाव निरंतर बदलते रहते हैं, उनमें उच्चावचन होता रहता है। आप क्रोधित होते हैं, भाव अलग होता है। आप प्रसन्न होते हैं, भाव अलग होता है। आप करुणामय होते हैं, भाव अलग होता है। आप में सहानुभूति होती है, भाव अलग होता है। आप किसी की मदद करने चल देते हैं, भाव अलग होता है। आप इग्नोर कर देते हैं, भाव अलग होता है। तो यह है भाव। यानी अब हम आइए देखते हैं कि यह भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि क्या है। स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने। दो बातें हो गई। एक तो भावनाएं हो गई। किसकी भावनाएं हो गई? मेरी और दूसरों की। मुझे क्रोध आ रहा है, क्या करना है? व्यक्त करने और नियंत्रित करने। व्यक्त करना और नियंत्रित करना कब हो पाएगा? जब इसको समझ पाएंगे कि मुझे क्रोध आ रहा है। मैं प्रसन्न हूं, जब मैं समझ पाऊंगा कि मैं प्रसन्न हूं, जब मैं समझ पाऊंगा कि मैं आह्लादित हूं, मैं समझ पाऊंगा कि मुझे सहानुभूति की भावना मुझ में आ रही है। तो पहले क्या हुआ? बोध, यानी समझ पाए, और अब इसको व्यक्त करें और नियंत्रित करें। इस पर कार्य भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की बात। किसकी? अपनी और दूसरों। जिसके पास भी इतनी क्षमता आ जाए, मुझे लगता है अब तो भगवान हो गया। अपनी भावनाएं समझ जाए, उसको व्यक्त करे, नियंत्रित करे। दूसरों की भावनाएं समझ जाए, उसको व्यक्त कर दे। आपको गुस्सा आ रहा है, अरे मैं समझ गया। आप बहुत नाराज हैं, अरे मैं समझ गया। क्या बात है भाई, आप खुश हुए, मैं बहुत खुश हुआ आपके साथ। और फिर उसको कैसे हम चैनलाइज कर दें, नियंत्रित कर दें। काहे के लिए? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसके साथ संबंध विकसित करने के लिए, साथ साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने के लिए। यह हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी के लिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी जरूरी है। 4 तरह की बुद्धि या इंटेलिजेंस किसी भी मनुष्य के पास होनी चाहिए। एक, आधारभूत, फंडामेंटल फिजिकल इंटेलिजेंस, PQ, फिजिकल बॉडी अवेयरनेस एंड स्किलफुल यूज। मेरी शरीर की क्षमता कितनी है, मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं इसको कैसे बनाए रख सकता हूं,
और इसका मैं कुशलतापूर्वक प्रयोग कैसे करूंगा। पढ़ना भी चाहेंगे तो तब तक पढ़ नहीं पाएंगे जब तक शरीर साथ नहीं देगा। तो अपने शरीर के बारे में जानिए। ये हुआ PQ। अब इसके बाद देखिए आ गया IQ, यानी मैथ्स एंड वर्बल इंटेलिजेंस। ये यहां दिमाग का खेल हुआ। मुझे कितनी चीजों के बारे में पता है, कितना मैं जानता हूं, ज्ञान, बुद्धि। इसके बाद आया EQ, इमोशनल कोशेंट, यानी मैनेजिंग आवरसेल्व्स एंड आवर रिलेशनशिप्स वेल। मैं अपनी भावनाओं को समझता हूं, उनको नियंत्रित कर पाता हूं, व्यक्त कर पाता हूं। इसी तरह से मैं दूसरों की भावनाओं को समझता हूं, व्यक्त करता हूं, नियंत्रित करता हूं। ये IQ के बाद आ गया EQ। और उसके बाद चौथा आता है मित्रों SQ, दैट इज स्पिरिचुअल कोशेंट, यानी आप प्रकृति के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, आप किसी सर्वशक्तिमान को कैसे समझ पाते हैं, कैसे आप ये जान पाते हैं कि आप किसी एक लार्जर कॉस्मोस का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी इनर विजडम गाइडेड बाय कंपैशन, इक्वानिमिटी, इनर एंड आउटर पीस। आप समझ पाते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है, मैं अपना प्रयत्न करूंगा लेकिन फल ईश्वर की इच्छा के अनुसार मिलेगा। तो ये 4 कोशेंट्स हो गए मित्रों, PQ, IQ, EQ, SQ। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। आज शारीरिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक क्षमता। यह है क्या? घटनाओं के संबंध में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नोट करने की कला। हम क्या समझना चाह रहे हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कुछ ना कुछ तो इमोशनल इंटेलिजेंस रखते ही हैं। अब इसको और कैसे विकसित कर लें? पहला चरण, घटनाओं के संबंध में अपनी भावनात्मक प्रक्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को नोट कीजिए, समझिए। मैंने कागज पे नोट कीजिए ऐसा नहीं, बट मेंटल नोट भी बना सकते हैं। समझ लीजिए ओहो हो ऐसा होता है तो मैं कैसा करता हूं। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। जब भी आपकी भावनाएं बदलती हैं, सांस बढ़ती है या घटती है, शरीर क्रोध में कांपने लगता है, शिथिल पड़ जाता है, वगैरह वगैरह, तो शरीर को भी देखिए कि वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। भावना और व्यवहार का संबंध पकड़िए। जब आपकी भावनाएं जोर मारती हैं तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। फिर अपनी भावनाओं का स्वतः आकलन मत कीजिए। इवैल्यूएट करने की बात नहीं है, समझने की बात है। आप समझिए बस। आकलन कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा। जो आकलन करेगा तभी वो सही आकलन हो पाएगा। आप अपने जज अच्छे नहीं हो सकते। अपनी भावनाओं का स्वतः आकलन मत करिए। अपने भावनात्मक इतिहास में पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ये देखिए कि कैसे क्या क्या होता है, तो आप प्रतिक्रिया कौन कौन सी देते हैं। जब आपको ये समझ में आने लगेगा, आप भावनात्मक बुद्धिमान बनने लगेंगे। भावनात्मक रूप से आप अधिक परिपक्व हो पाएंगे, बुद्धिमत्ता का विकास होने लगेगा। क्रोधित कोई भी हो सकता है, यह बहुत ही आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना कभी के बस की बात नहीं है। यह बहुत मुश्किल है। अरिस्टोटल यह भी भावनात्मक बुद्धि मांगता है। बिना भावनात्मक बुद्धि के यह संभव नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट पीस ऑफ माइंड, एंड द पीस ऑफ माइंड इज ऑल अबाउट नेवर माइंड। नेवर माइंड मैंने मत परेशान हो यार, जाने दो, जाने भी दो यारों। यानी भावनात्मक रूप से आप उतने परिपक्व हो जाइए कि आप उद्वेलित ना हो, आप घबरा ना जाएं, आप क्रोधित ना हो जाएं। इसी को मित्रों हम कहते हैं भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है ये, मूल्य, वैल्यूज। पूरा एथिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य,
व्यक्तिगत मूल्य और भी पता नहीं कौन कौन से मूल्य। अब अगर किसी अजनबी से बात करें तो वो क्या समझेंगे मूल्य क्या है, तो वो तो वही समझता है जो प्राइस हमने दिया कि सामान खरीदने का मूल्य। आइए देखें कि मूल्य के शब्द हिंदी में क्या क्या होते हैं। मैं इस पूरे को सिद्धांत एवं मूल्य की दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम पहले आइए समझते हैं कि मूल्य के विभिन्न हिंदी के शब्द क्या हैं। पहला, गणित में मान। वैल्यू ऑफ x इज 4। हो गया, आप समझ गए मूल्य का मतलब। दूसरा, आदर करना, किसको कितना सम्मान दे रहे हैं। तीसरा, आदर्श, जिसको हम अपने लिए अनुकरणीय मानते हैं। फिर है उपयोगिता, मेरे लिए कितनी वैल्यू है इस कमीज की, मेरे लिए कितनी वैल्यू है इस फोन की, उपयोगिता। फिर है कदर, मैं इसकी कितनी कदर करता हूं, आई वैल्यू योर रिलेशनशिप। ओह, यानी संबंधों के लिए भी वैल्यू आ रहा है। फिर कदर करना, वो एक ही बात होगी। कीमत, इसकी क्या वैल्यू है भाई, इस सामान की क्या वैल्यू है, इस फोन की क्या वैल्यू है, कमीज की क्या वैल्यू है, पेन की क्या वैल्यू है, कीमत। फिर कीमत आंकना, भाई आपने हमारे मकान की कीमत जरा कम लगा दी, वैल्यू कम लगाई है, हमारा मकान तो 1 लाख का है, 1 करोड़ का है, आप इसको 80 लाख का बता रहे हैं। कीमत आंकना या कीमत ठहराना या कीमत लगाना। फिर अगला शब्द देखिए आ रहा है गुण। और ये बहुत वैल्यूएबल आदमी है। क्यों वैल्यूएबल आदमी है, बहुत गुणी है। इतने गुण किसी एक व्यक्ति विशेष में मिलना मुश्किल है। फिर क्या है, मोल। मोल तो वही है जो कीमत है, यह भी आप समझते हैं। फिर है गुण ग्राहक होना, माने ये आदमी वैल्यू करता है। हीरे की कदर तो जौहरी जानता है। गुण ग्राहक होना। मैं आपको एक कहानी सुना दूं इस पे, चलिए सुनाता हूं। एक धोबी था, उसका गधा उसके साथ ही रहता था। ऑफ कोर्स धोबी और गधा साथ साथ रहते हैं। गधे पे से कपड़ा लाद के नदी किनारे ले जाता है, धोता है, सुखाता है, गधे पर लाद कर ले आता है। इसके पास कोई काम ही नहीं था, बरसात का सीजन था, कहां कपड़ा धोए कहां सुखाए, तो धोबी का काम बंद था। गधे को खिलाने का पैसा भी नहीं था। अब इसने क्या किया, रोज नदी पे जाता था, घूमता था, टहलता था, चला आता था। आदतन आ रहा था तो एक पत्थर मिल गया, कुछ चमकदार सा था। इसने सोचा कि कुछ कीमती पत्थर जैसा है, चलो बनिए से कहते हैं कि इस पत्थर के बदले गधे के लिए और मेरे लिए 1 महीने का अनाज दे दे। बनिए के पास गया, बनिए से कहा कि भाई ये मुझे कीमती पत्थर मिला है और इसके बदले मुझे 1 महीने का अनाज दे दो। बनिए ने देखा पत्थर और कहा नहीं नहीं नहीं, हम 1 हफ्ते महीने का अनाज नहीं देंगे, 1 हफ्ते का देंगे। ये धोबी भी वापस आ गया, इसने कहा नहीं, हम 1 महीने का ही लेंगे। राह में किसी दूसरे बनिए की दुकान पड़ी, उसको दिखाया, उससे कहा सामान दे दो, तो उसने कहा नहीं नहीं भाई, हम 2 हफ्ते का सामान देंगे। कोई बात नहीं, वापस चला आया, बोले साहब कम से कम 1 महीने का सामान तो मिले, नहीं तो मैं और मेरा गधा जिएंगे कैसे, बरसात तो चल रही है। अब लोगों ने देखा, इन दोनों दुकानदारों ने देखा कि अगले दिन वो बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ और मुस्कुराता हुआ चला जा रहा है। तो बनिए ने बुला के कहा, अरे सुनो, पहले वाले ने जो 1 हफ्ते का सामान दे रहा था, अरे सुनो, वो जो तुम्हारा पत्थर था जिसके लिए तुम 1 महीने का सामान मांग रहे थे, लाओ चलो मैं तुम्हें 2 हफ्ते का सामान दे देता हूं। इसने हंस के कहा, अरे 2 महीने का सामान तो दूसरा बनिया दे रहा था। तो बोले अच्छा चलो मैं 3 हफ्ते का दे देता हूं। बोले नहीं, वो पत्थर तो किसी और ने 1 लाख रुपए का खरीद लिया, और तब देखो मेरी हालत। अब ये बनिया चौंका और इसने कहा तुम बहुत बेवकूफ हो, वो पत्थर कम से कम 10 लाख रुपए का था जो तुमने 1 लाख में बेच दिया। धोबी मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं बेवकूफ हूं, ठीक है,
क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था इसका मोल, इसका गुण, ये मोल मुझे पता नहीं था। आपको तो पता था मोल। आप जब 2 हफ्ते के और 3 हफ्ते के लिए मोल भाव कर रहे थे तो आपकी बेवकूफी थी। और आप क्या नहीं थे? गुण ग्राहक। और तब किसी ने 1 लाख रुपए में खरीद लिया। मुझे नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, मैं गुण का ग्राहक नहीं था, मुझे गुण पता ही नहीं था, मैं मोल कैसे लगाता। लेकिन आपको तो पता था, आपको उसका मोल सही लगाना चाहिए था। मूल्य, तात्पर्य, यह भी मूल्य का अर्थ है। परिमाण, कितना वॉल्यूम है, यह भी मूल्य की श्रेणी में आता है। महत्व आप समझते हैं, महत्व देना आप समझते हैं। मान, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जीजा, फूफा, बुआ, शादी, समझ गए ना? मान, मान्यताएं, हम तो भाई यही मानते हैं, हमारे लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है। हम बिना बड़ों को खिलाए खाना नहीं खाएंगे। मूल्य निरूपण करना, किसी भी चीज का मूल्य आंकना, उसको मूल्य देना, मूल्यांकन करना। राशि, फिर वैल्यू, इंग्लिश वाला हो गया। सम्मानित करना, अरे साहब उन्होंने बड़ा सम्मान किया, बहुत वैल्यू की हमारी। अब आइए देखिए, एक और बात निकल के आई। सिद्धांत जिनमें समाज की विशेष आस्था हो। कौन सा समाज? प्रशासनिक अधिकारियों का समाज, डॉक्टरों का समाज, व्यवसायियों का समाज, इनका एक अलग समाज है। और इस समाज के मूल्य क्या है? डॉक्टर का मूल्य क्या है? प्रशासनिक अधिकारी के मूल्य क्या हो? सामाजिक मूल्य क्या हो? पारिवारिक मूल्य क्या हो? यानी यहां मूल्य से क्या मतलब है? वह सिद्धांत जिनमें समाज की विशेष आस्था हो। इतनी बात तो मित्रों हमने समझी मूल्य शब्द के अर्थ से जुड़ी हुई। आइए देखें कि यह सिद्धांत क्या। अभी तो हमने समझा ना, सिद्धांत जिनमें समाज की विशेष आस्था हो। तो यह सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है प्रकृति का नियम, प्राकृतिक नियम या मूलभूत सत्य। मैं इस पेंसिल को यदि छोड़ दूं तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं, यह गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, दाएं बाएं नहीं जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि कोई प्राकृतिक सिद्धांत इस पर काम कर रहा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में जानते हैं। देखिए, नीचे ही जा रही थी। तो यह प्राकृतिक नियम है जो ना तो मेरा है और ना आपका है। यह शाश्वत है, पूरी दुनिया में लागू है, कालातीत है। कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही होगा। अमेरिका में पेंसिल छोड़िएगा तो भी गिरेगी, इंडिया में छोड़िएगा तो भी गिरेगी। 1960 में छोड़ते तो भी गिरती, 2060 में छोड़िएगा तो भी गिरेगी। यानी उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलते हैं। मैं करूं, मोदी जी करें, ट्रंप साहब करें, कोई भी करे, वही परिणाम मिलेगा। यानी व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे समझने या ना समझने का भी कोई फर्क नहीं है। का मतलब क्या हुआ? मेरे को समझ में आए या ना आए कि ये पेंसिल आखिर गिरती क्यों है, या पेंसिल को फर्क पड़ेगा, या पेंसिल गिरना बंद कर देगी? ऐसा नहीं होगा। पेंसिल गिरेगी ही। हमारे समझने या ना समझने का कोई अंतर नहीं है। समझ में आने पर स्वयं स्पष्ट हो जाता है और समर्थ करने वाला बन जाता है। कैसे? हमें पता चल जाता है कि किसी सामान को ऊपर से नीचे लाना है तो ढोकर लाने की जरूरत नहीं है। यदि उसमें क्षति की संभावनाएं कम है तो लुढ़का दो, गुरुत्वाकर्षण से चला आएगा। डाल हिला दो, सारा फल अपने आप गिर जाएगा। सारा फल ऊपर नहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, आपने तो सिर्फ हिलाया। जितना पका हुआ फल था गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ गया। समझ में आने पे स्वयं स्पष्ट हो जाता है और
आपको समर्थ करता है। आप के एरोनॉटिक इंजीनियर्स आखिर कैसे हवाई जहाज उड़ा लेते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस वस्तु पर, कितने आकार की वस्तु पर, कितने वजन की वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण लागू होता है, जमीन कितना खींचेगी, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हें कितना बल लगाना होगा। साइफन भी इसी तरह से चलता है। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल इधर से उधर दूसरे डब्बे में डालते हैं या तरल पदार्थ दूसरे डब्बे में डालते हैं, वो एक डब्बे को थोड़ा ऊंचे स्टैंड पे रखेंगे, उसमें एक पाइप डालेंगे, मुंह से खींचेंगे, दूसरे में लगा देंगे, अपने आप जा रहा है, कोई मोटर नहीं लगी, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है। आखिर कैसे ये तरल पदार्थ दूसरे डब्बे में जा रहा है जो नीचे रखा हुआ है? वही साइफन, गुरुत्वाकर्षण। तो फिर मूल्य क्या है? मूल्य का अर्थ अभी हमने कुछ हिंदी के शब्दों की मदद से समझने की कोशिश की। मूल्य का अर्थ है महत्व। किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय, कार्य, समूह, सिद्धांत, विचार, विचारधारा, घटना, स्थिति, परिस्थिति आदि को दी गई प्राथमिकता या महत्व, यह है मूल्य। जिसका जितना महत्व उसका उतना मूल्य। ये मूल्य स्वयं चुने हुए विश्वास या आदर्श हैं। सिद्धांत स्वयं चुना हुआ नहीं है, सिद्धांत व्यक्ति से अलग है, और मूल्य व्यक्ति पर आधारित है, स्वयं हम चुनते हैं। ये हुआ सिद्धांत और मूल्य। अब किस सिद्धांत को आप कितना मूल्य दे रहे हैं, यह आपका निर्णय है। इसमें कोई दूसरा कितना योगदान दे पाएगा, बस उतना ही कि आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्पष्ट कर दे। निर्णय तो आपको ही लेना होगा। वैल्यू आंतरिक है, व्यक्तिपरक है, और हम दुनिया को कैसे देखते हैं इस पर आधारित है। मेरे लिए पैसे का अधिक मूल्य है या व्यक्ति का अधिक मूल्य है, यह मुझे देखना पड़ेगा। धोबी ने इस चमकते हुए पत्थर को, जिसे वह यह नहीं समझ पा रहा था कि हीरा है, कैसे मूल्य दिया, कैसे इसका मूल्यांकन किया, कितना महत्व दिया, और बनिए ने कितना दिया? मूल्य। यह परवरिश, समाज और व्यक्तिगत सोच से भी प्रभावित होता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आए हैं और आपके घर में कोई एक छोटा नौकर है, वो ट्रे में नए कांच के गिलास में पानी ला रहा है। लड़खड़ाया, ट्रे डगमगाई, गिलास गिर गए। क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं? आमतौर से देख के नहीं चलते हो, गिलास तोड़ दिया, अरे संभाल के, चोट तो नहीं लगी, घबराओ मत बेटा, दूसरी बार ले आओ। ठीक, दो ही बातों को पकड़ता हूं। आइए, एक, गिलास तोड़ दिया, दो, चोट तो नहीं लगी। किसको महत्व दिया? गिलास को महत्व दिया या नौकर को महत्व? वस्तु को महत्व दिया या व्यक्ति को महत्व? यही है मूल्य। गिलास को महत्व दिया तो क्या परिणाम होगा? उस व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न होंगे, समझते हैं। व्यक्ति को महत्व दिया तो उस व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न होंगे, हम समझते हैं। आपकी दोनों में से किसी भी एक प्रतिक्रिया पर मेहमान के मन में क्या भावना जागृत होगी, मेहमान आपके बारे में क्या सोचेगा, यह आप समझते हैं। यानी आप किसी एक प्रतिक्रिया पर जो भी परिणाम होने वाले हैं, कोई रोक नहीं लगा सकते। आपने प्रतिक्रिया की, किस आधार पर की कि किसको आप महत्व देते हैं। जो प्रतिक्रिया आपने की उसके परिणाम पूर्व निश्चित हैं। अगर आप गिलास को महत्व दे रहे हैं तो मेहमान भी ये समझेगा, करे इसको नौकर की कदर नहीं है। नौकर भी ये सोचेगा, बताइए मुझे चोट लग गई, इसकी कोई कदर ही नहीं है, गिलास टूट गया, इसकी कदर है।
और अगर आप ये कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, चोट तो नहीं लगी, मेहमान भी समझेगा कि आप कितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं, नौकर की कदर करते हैं। नौकर भी समझेगा कि अरे साहब तो बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल करते हैं। इसके परिणाम क्या होंगे? आपके बारे में मेहमान की भी और इस नौकर की भी धारणा बेहतर होगी। अगर धारणा बेहतर होगी तो फिर वो आपके नौकर आपकी अच्छी सेवा करेगा, मेहमान आपके बारे में अच्छी राय दूसरों को भी देगा। यानी मूल्य क्या परिणाम देंगे यह भी आप समझ पा रहे हैं। आइए देखें कि सिद्धांतों और मूल्यों में फिर अंतर क्या हुआ। सिद्धांत प्राकृतिक नियम हो गया, मूल्य सामाजिक मानदंड। सिद्धांत अवैयक्तिक है, इसका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, और मूल्य व्यक्तिगत है, मैं किसको क्या महत्व देता हूं, मैं किस सिद्धांत को क्या महत्व देता हूं, किस समाज में किस सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। तथ्यात्मक है और यह भावना पर आधारित है। सिद्धांत वस्तुपरक है, ऑब्जेक्टिव, यह व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव। सिद्धांत स्पष्ट है लेकिन मूल्य तर्क योग्य है। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि आप इसको मूल्यवान क्यों मानते हैं, इसको मूल्यवान मत मानिए, मैं किसको मूल्यवान मानता हूं, आप भी उसी को मूल्यवान मानिए। लेकिन सिद्धांत पर आप कैसे बहस करेंगे? आप इस पेंसिल पर बहस कर सकते हैं ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इस पर कोई बहस संभव नहीं। यह है सिद्धांत। सिद्धांत और मूल्य में अंतर। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। देखिए वॉरेन बफेट ने कितनी सुंदर बात कही। कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, जो आप देते हैं, लेकिन मूल्य वह है जो आपको मिलता है, महत्व मिलता है, या जो आपको एक आंतरिक सुख मिलता है जिसकी मदद से आप कुछ हासिल करते हैं।